काफ़ी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। ज़्यादा जहाँ पे ख़तरा है ठट्टा सजावल बदीन। कराची में भी कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि जो बिल बोर्ड्स हैं, जो ऐसे लूज स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सिक्योर करें। जब ये तूफ़ान हिट करेगा साहिल को, हुकूमत सिंध पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। बहिरा अरब में मौजूद इंतहाई शदीद समंदरी तूफान पेपर जॉय ने सिंध के मुख्तलिफ साहली इलाकों के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। इस तूफान के खतरात इतने संगीन हैं कि आलमी मौसमियाती इदारे मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और भारत के तकरीबन 14 लाख अफराद का मुतासिर होना बता रहे हैं। साइक्लोन का नाम पेपर जॉय बांग्लादेश की जानिब से रखा गया है, जिसका बंगाली में मतलब तबाही या कुदरती आफत है। ये तूफान 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज रफ्तार हवाओं और 35 से 40 फुट की लहरों के साथ पाकिस्तान के जनूब मशरक की सारी इलाकों की जानिब रवां दवा है, जो इस वक्त कराची के जनूब से तकरीबन 760 किलोमीटर, ठट्टा के जनूब से 740 किलोमीटर और ओरमाड़ा के जनूब मशरक से 840 किलोमीटर दूर मौजूद है। कहा जा रहा है कि यह समुद्री तूफान अगले 24 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार करके एक बहुत ताकतवर समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। गुज़िश्ता शब PMD ने मुतल्लिका हुकाम को हाई अलर्ट रहने की तजवीज़ देते हुए मुतनबे किया था कि दीगर नुकसानात के अलावा यह सिस्टम नशेबी इलाकों में सैलाब का सबब बन सकता है। PMD के मुताबिक तूफ़ान पर नज़र रखने वाले ग्लोबल मॉडल्स में इसके मुमकिना रुख से मुतल्लिक पेशगोइयाँ भी गैर यकीनी का शिकार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इम्कान है कि यह सिस्टम शुमाल की जानिब बढ़ता रहेगा और लहरों की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 फुट है और समुद्री हालात गैर मामूली हैं। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि यह सिस्टम ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़्यादा ताकतवर हो गया है और इस वक्त समुद्री तूफ़ान का रुख कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर और भारतीय गुजरात से मुल्हिका साहली इलाकों की तरफ है। दूसरी जानिब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों को समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र साहली समंदर से दूर रहने और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुकामी हुकाम की हिदायत पर अमल करने की अपील की है। कमिश्नर कराची ने तूफ़ान के मुमकिना खतरे और महकमा मौसमियात के इंतबाह के पेश नज़र शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब बिल बोर्ड्स, साइन बोर्ड समेत दीगर इश्तिहारी मवाद और कमज़ोर दरख्तों को भी हटाने का हुक्म दे दिया है। महकमा मौसमियात ने पैसिफिक डिजास्टर सेंटर का हवाला देते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के तकरीबन 13,80,000 अफराद को इस तूफ़ान से खतरा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा कि सूबाई हुकूमत साहली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए है। एक ट्वीट में उन्होंने माही गिरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत पर जोर देते हुए कहा कि ज़ेर इंतजामिया सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर बाखबर है। एक तरफ पाकिस्तान की साहली पट्टी को पेपर जॉय तूफ़ान का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में आने वाली आंधी और तूफ़ानी बारिशों ने शदीद तबाही मचा रखी है, जिसके बायस 27 अफराद के जमा होने की इत्तला थी। कराची की जानिब बढ़ते इस तूफ़ान और मुल्क में आने वाली मौसमियाती तब्दीली पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जनाब सरदार सरफराज साहब ने, कि हमें कराची से हमारे नुमाइंदा फैज़ान जलील भी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनसे हम अपडेट लेंगे कि कराची के साहली जो इलाके हैं वहाँ पे किस तरह के हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं किसी भी किस्म के मुमकिन तूफ़ान से या उसकी तबाही से बचने के लिए। सबसे पहले फैज़ान आपकी तरफ पहुँचते ज़रा अब हमें ज़रा बताइएगा कि कराची के अंदर किस तरह की एहतियाती वहाँ पे इक़दाम उठाए जा रहे हैं इस तूफ़ान से होने वाले मुमकिन नुकसानात से बचने के लिए। जी बिल्कुल, पेपर जो है जो तूफ़ान बताया जा रहा है जो कि कराची के साहिल से 700 किलोमीटर से ज़ायद की दूरी पर मौजूद है और बताया जाता है कि शुमाल की जानिब जो है ये बढ़ रहा है और कराची के जुनूब से 700 किलोमीटर से ज़ायद दूरी पर ये मौजूद है। ताहम इस हवाले से जब ये तूफ़ान का इंकशाफ हुआ है तो उसके बाद हुक्काम की जानिब से जो है वो अहकामात जारी किए गए कराची के साहिली इलाकों में और साहिल से मुल्हिका जो मकामात है वहाँ पर तमाम तर बिल बोर्ड, साइन बोर्ड और जो जितने भी जो मवाद होते हैं, जो इश्तिहारी मवाद होते हैं, उनको हटाने के अहकामात जो है वो जारी किए गए। लेकिन साथ ही साथ साहिल में जो है वो समंदर किनारे पर नहाने पर भी जो है वो सख्त पाबंदी आयद की गई है। लेकिन इन तमाम तर अहकामात के बाद जो है वो कराची के साहिलों के ऊपर, साहिलों के करीब और उसके अतराफ़ में जो है वो पिकनिक की गर्ज से आने वाले शहरियों की तादाद उसी तरीके से जो है वो दिखाई देती है। आज इतवार का रोज़ है, कराची में गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है और दूसरी जानिब जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज जो है वो की गई है। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा जो है वो शहरियों का रश देखा गया। शाम ज़रूर जो है वो ढल चुकी है, रात का अंधेरा है। मैं इस वक्त
सीवीओ के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है वो सीवीओ के किनारे शहरियों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो दिखाई देती है। इंतज़ामिया किसी तरह किसी सूरत यहाँ पर जो है वो जो अहकामात जारी किए गए उस पर जो है वो अमल दरामद कराती जो है वो नज़र नहीं आती, बल्कि कराची में आज हौसबे के मुकाम पर एक नौजवान जो है वो साहिल किनारे नहाते हुए डूब कर जाँ भाग भी हुआ, जिसकी लाश को सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया। तमाम तर अहकामात ज़रूर जारी किए गए और 17 जून तक कराची के तमाम तर साहिली मुकामात पर जो है वो माहीगीरी पर भी जो है वो सख्त पाबंदी आयद की गई है। और हुक्काम ने ये बात भी बताई है कि 13 से 16 जून तक कराची में जो है वो बारिशों के जो है वो इम्कानात भी ज़ाहिर किए गए हैं। ठीक, फैज़ान हमारे साथ रहेगा। सरदार साहब ये बताइएगा कि इस तूफ़ान के बताया जा रहा है कि 15 जून को ये पाकिस्तान के साहिली पट्टी के साथ टकरा सकता है। अभी तक की जो आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, कितना ज़्यादा ख़तरा है तबाही का, नुकसानात का? कराची के इलाके बदीन ठट्टा जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे किस तरह के नुकसानात हो सकते हैं, किस तरह के ख़तरात मौजूद हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए इस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा शिद्दत है इस तूफ़ान की, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, उस कैटेगरी में है। इसका मतलब ये है कि इसके सेंटर के आसपास कोई 160-180 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और ये जो बात कर रहे थे कि लहरों की ऊंचाई, वो उसके सेंटर के इर्द गिर्द की लहरों की ऊंचाई है, जो कि कराची से तकरीबन 700 किलोमीटर नीचे जनूब में मौजूद है इस वक्त ये तूफ़ान। 690 किलोमीटर एग्जैक्टली मैं कहूँ अगर, इसी तरह से ठट्ठा से 680 किलोमीटर दूर नीचे जनूब में है। तो जाहिर है कि अभी 15 जून तक एक्सपेक्टेड है कि 15 जून की नून या आफ्टरनून में ये हमारे साहिल के करीब, हमारे साहिल से मुराद ये कि केटी बंदर जो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट की तहसील है नीचे समंदर के साथ, केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान में से किसी जगह से क्रॉस करेगा। तो अगर हमारे एरिया के बाहर से भी क्रॉस करता है, जो साउथ ईस्ट सिंध की पट्टी है, तो फिर भी वहाँ पर ज़ाहिर है कि डैमेजिंग विंड्स, बड़ी स्क्वाली विंड्स चलती हैं जो 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। और बहुत तेज़ तूफ़ानी किस्म की 2-3 दिन बारिश रहेगी मुसलसल, और समंदर में रफनेस बहुत होगी। और जिस साहिली पट्टी से टकराता है तूफ़ान, तो उस पट्टी पे स्टॉर्म सर्ज यानी जो पाइलिंग ऑफ वाटर है, वो उसकी लहरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, वो भी कुछ 3-3.5 मीटर तक हो सकती है उस एरिया में। यानी कोई 8 से 12 फुट के दरमियान लहरों की ऊंचाई हो सकती है। तो जो बिल्कुल समंदर के साथ मिली हुई आबादियाँ होती हैं, ख़ासकर फिशरमैन के जो इलाके होते हैं, जो उनकी आबादियाँ होती हैं, तो वो उन एरियाज़ में पानी अंदर तक दाखिल हो सकता है, वो ज़ेरे आब आ सकती हैं। ये खदशात हैं इसके। कराची के वाले से क्या आप कहते हैं कि बताया जा रहा है कि जो नशेबी इलाके जा रहे हैं वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है, सैलाब के ख़तरात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो क्या कराची के अंदर भी कोई सैलाब या इस तरह की कोई तूफ़ानी सूरत हाल पैदा हो सकती है? नहीं, कराची में कोई सैलाबी सूरत हाल तो पैदा होने का नहीं है। शहर के अंदर कोई इतना ख़दशा नहीं है, इसलिए कि काफ़ी दूर से निकलेगा। पहले तो ये एक तरह से, कल तक तो ये एक तरह से ख़दशा था कि हो सकता है कि ठट्ठा और कराची के दरमियान किसी जगह से क्रॉस करे, लेकिन अब इसका रुख राइट साइड पे हो गया ज़्यादा, तो शुमाल मशरक़ की जानिब ज़्यादा इसका रुख रहेगा जो इम्कान है। तो इसलिए कराची में बहुत अर्बन फ्लडिंग का खदशा तो नहीं, लेकिन डस्ट आर्म जैसे होता है कि 35 से 40 नॉटिकल माइल विंड चल जाए, 70 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से अमूमन डस्ट आर्म में इतनी स्पीड हो जाती है, तो किसी जगह पर दरमियानी, किसी जगह पर तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन कराची के अंदर ही जो मज़ाफ़ाती यानी समंदर के साथ मिली हुई जो आबादियाँ हैं, जैसे रेडी गोट है और इब्राहिम हैदरी गोट है, उधर मुबारक विलेज है, ये जो इलाके हैं उनके वहाँ जब ज़ाहिर समंदर में रफनेस बढ़ेगी तो वो उनके ज़ेरे आब आने का खदशा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर, और फैज़ान आपका भी शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में अपडेट किया। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुल्क में इंतखाबात के वाले से और सियासी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ, उन पर बात करेंगे। मुख्तसर ब्रेक के बाद हमारे साथ में। वेलकम बैक। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का प्लान तैयार हो गया है। 1852 टन स्पेशल वाटरमार्क पेपर की खरीदारी हो गई है। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू होने को है। बैलेट पेपर्स की छपाई निजी प्रिंटिंग प्रेस के बजाय 3 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से होगी। ये हैं वो तैयारियां जो इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दी हैं, और इन तैयारियों की बुनियाद पर यह कहना गलत ना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर में आम इंतखाबात कराने के लिए कोशिशें और अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी तरह आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीगी नायब सदर
मरीम नवाज ने मुलाकात की है और मरीम और नवाज शरीफ का अहम पैगाम भी पहुंचाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है और नवाज शरीफ ने इंतखाबी मंशूर के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की हिदायत भी कर दी है। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी टिकटों के हवाले से सूबाई सदूर से रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई है। नून लीग की जानिब से बलूचिस्तान और सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद किए जाने का भी इम्कान मौजूद है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी लाहौर में पड़ाव डाले बैठे हैं, जहां उनकी जानिब से भरपूर सियासी जोड़ तोड़ की खबरें आ रही हैं और गुज़िश्ता रोज़ ही जनूबी वस्ती पंजाब की सियासी शख्सियात की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत की इत्तलात है। जहांगीर तरीन के इस्तेकाम पार्टी के वजूद में आने के बाद भी पंजाब में सियासी गहमा गहमी अपने जोबन पर दिखाई दे रही है, लेकिन इस सब के बावजूद भी एक अनजाना खतरा या खदशा मौजूद है कि मुल्क में अक्टूबर में होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं और इस खदशे की हिमायत में हर रोज़ कोई ना कोई वजह भी सामने आ रही है, जिसमें इलेक्शन में ताखीर या पार्लियामान की मुद्दत में तोसी को सपोर्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ गो के हमने अपने शो में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुस्तदिक मलिक से उन्हीं की जमात के दीगर वज़रा का हवाला देकर इलेक्शन में ताखीर के खदशे से मुतल्लिक सवाल किया था। इसके जवाब में उन्होंने अक्टूबर में इलेक्शन होने का पुख्ता इरादा जाहिर किया था। इलेक्शन अपने वक्त से होंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है। इस वक्त हमारी जो असेंबलियां हैं उनकी मियाद अगस्त तक है। अगस्त में एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और उसके बाद वक्त से इलेक्शन हो जाएंगे। हुकूमत के इस इरादे के बावजूद भी हवाओं के रुख में तब्दीली का इम्कान अभी भी जरूर मौजूद है। दिलचस्प बात तो यह है कि मौजूदा जमहूरी सेटअप में शामिल अपोजिशन लीडर भी इलेक्शन में के आइडिया की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। राजा रियाज के बकौल असेंबलियों की मुद्दत में तोसी की वो खुलकर हिमायत करेंगे। देखिए, अक्टूबर में इलेक्शन मुझे तो नजर नहीं आ रहे, मुश्किल लग रहा है। चाहे आपको मार्शिंग इमरजेंसी लगा दे तो फिर भी आईनी तौर पे आप इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकें। बिल्कुल मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, इसमें पाकिस्तान का फायदा। जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन सियासी तौर पे मैं इस वक्त ज़हन मेरा बना हुआ है कि मैंने क्या करना है। उनके साथ जाने का मेरा कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के वजूद में आने के बाद पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली जो सियासी इक्वेशन है वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है और आने वाले दिनों में इतलात ये भी हैं कि जहांगीर खान तरीन की लंदन में मियां नवाज शरीफ के साथ एक मुलाकात भी होने वाली है। उसमें एक मुमकिन इत्तेहाद के हवाले से भी एक फ्रेमवर्क रोड मैप जो है वो तय किया जा सकता है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन इस सेगमेंट में खुर्रम रोकड़ी साहब ने, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के, और हम मोहम्मद मालिक साहब का तज़िया भी इस सेगमेंट में शामिल करेंगे। खुर्रम रोकड़ी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इंतखाबात के हवाले से आपकी पार्टी ने भी ज़ाहिर है तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, लेकिन क्या आपको यकीन है इस हवाले से कि अक्टूबर में या नवंबर में इंतखाबात इस मुल्क में होने जा रहे हैं, या फिर इंतखाबात जो है वो अगले साल ही होंगे, फिर मार्च या फरवरी में जाके कहीं? क्या होने जा रहा है उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने ये देखना है कि क्या होना चाहिए, यानी किसी भी कंडीशन को उसको जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो आप अपने लिहाज से एक रिज़ल्ट निकालते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है या क्या होना चाहिए। इंतखाबात की जो बात है, 5 साल असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं और 5 साल के बाद इंतखाबात होने चाहिए, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त, यानी जो आप एक कैओस में से और एक बहुत बड़े क्राइसिस में से निकल कर अभी स्टेबल होने लगे हैं और सांस लेने लगे हैं, तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं और क्यों होने चाहिए और क्यों नहीं होने चाहिए। मैं तो इस बात का दाई हूँ कि इंतखाब थोड़ा लेट करने चाहिए। आपको अपने सिस्टम को स्टेबल करना चाहिए, इदारों को अपनी जगह पर आना चाहिए, मामलात को एक दफ़ा दुरुस्त करें, तभी जाकर पॉलिटिकल पार्टीज़ अच्छे तरीके से इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है और पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग होती तब है जब इदारे अपनी अपनी जगह पर मजबूत हों और मुल्की हालात बेहतर हों। उसके लिए आप क्या समझते हैं कि असेंबली की मुद्दत जो है वो असेंबली की मुद्दत जो है वो एक्सटेंड करनी चाहिए 6 महीने से 1 साल तक के लिए, या फिर केयर टेकर सेटअप को तवील करना चाहिए? सर देखें, असेंबली की मुद्दत को नहीं करना चाहिए। आपको एक टॉप ऑफ द लाइन केयर टेकर सेटअप को लाना चाहिए और उसको आप इतना अच्छा लेके आएँ कि उसके आप जब आप एक बहुत क्लासिक केयर टेकर ले आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बाउंड नहीं होता और आपकी चॉइस पे भी इशू नहीं होता,
और आप उनको ले आते हैं और वो प्रिसाइज होकर एक फोकस्ड अपना काम करते हैं 6 महीने और व्हाटएवर, तो फ़ायदा उस चीज़ का होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके ऊपर बहुत मसाइल होते हैं, बहुत प्रेशर होते हैं, उसने अपने इलेक्शन में जाना है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और करनी है। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो केयर टेकर सेटअप ही आना चाहिए। अगर मैं हूं, मेरे से को मशवरा पूछे, लेकिन वो तो केयर टेकर सेटअप के हवाले से भी तो खुर्रम रोकड़ी साहब मसला ये है कि वो भी तो एक बड़ा जानिबदार सा ही मुमकिन तौर पे आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब नून लीग से जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो भी नून लीग के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं आगे। वो क्या उनके सामने अपने कोई तजावीज़ देंगे वज़ीर-ए-आज़म के सामने जिनसे उन्होंने टिकट लेना है कल को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए? ज़्यादा तो मोरलेस यही लग रहा है कि नून लीग का ही कोई फेवरेट बंदा आएगा केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर। सर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इस पिछले टेन्योर के अंदर एक बड़ा अच्छा इमेज अपना कायम किया है कि जो फैसले कर रहे हैं वो बहुत सोच समझकर, और कोई जज्बाती नहीं, कोई एरोगेंस नहीं, कोई जल्दी नहीं। तो ये तो मुझे कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी फैसला होगा वो तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के करते हैं। इट इज़ नॉट कि वन मैन शो है कि मैं चाहूँ ये कर दो। डेफिनेटली कोई ना कोई बीच में होती है कि ये प्रेफरेंस है, ये प्रेफरेंस है, ये प्रेफरेंस है, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है इस वक्त जो पोजीशन है कि जो भी डिसीजन होगा वो होगा बेहतर। यानी ये नहीं होगा कि कोई हैपहैज़र्ड हो जाएगा, डिसीजंस बेहतर होंगे। आपके ज़ाविये से शायद बेहतर हो। और वैसे भी जो आप इंतखाबात में ताख़ीर की बात कर रहे हैं, आपकी जमात ज़ाहिर नई नई बनी है, अभी वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की जमात बनेगी, लोग अभी आपको ज़ाहिर कुछ आपके पास मौजूद है 100 के करीब इलेक्टेबल्स, जिनमें MP MNA शामिल है, लेकिन कुछ लोग छोड़ के जा भी रहे। जिस तरह से आज ही आपकी पार्टी से लिया से लाला ताहिर रंधावा जो है वो छोड़ के चले गए आपकी पार्टी को। सिर्फ वो हो जाती है असल में जब पार्टीज बनती हैं, कोई छोटी मोटी हमारा जो ओवरऑल ईगो है ना, वो भी एक उसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत होती है। हो सकता है कि हमारे से कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसको हम प्रॉपरली एड्रेस ना कर सके हों। देखें, बंदा एक ऑनरेबल आदमी होता है, एक जगह से जब हमारे पास कोस सकता है तो वी शुड एडमिट कि मुझे अभी इसका कोई आइडिया नहीं है कि क्यों छोड़ के गए, लेकिन हो सकता है हमारे से कोई गलती हो गई हो, हम उसको मैनेज ना कर सके हों। आया हुआ बंदा क्यों जाए? तो एक मिसाल से आप ये तो नहीं कह सकते कि सारे जा रहे हैं। तो आप ये देखें कि आ कितने रहे हैं, लेकिन एक मिसाल भी छोड़ना जो है वो यानी वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एज ए पर्सनल हमारे पास आए हुआ आदमी हमारा भाई क्यों जाए, तो इतनी अहम चीज़ भी नहीं है और अहम है भी सही। अच्छा, मौजूदा आपकी जमात में जो टिकट होल्डर्स बैठे भी हैं, उनकी अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि आपकी पार्टी बहुत ज़ोर लगा के भी 5 के करीब कोई शायद कौमी असम्बली की सीटें निकाल ले, या सूबाई असम्बली की अगर हम देखें तो 10 से 12 सीटें वो निकालने की पोजीशन में आज की तारीख में वो नज़र आ रही है निकालती हुई इतनी सीटें। तो ऐसा तो नहीं कि आपकी स्पॉयलर्स, और ये परसेप्शन भी बहुत ज़्यादा बन रही है कि जो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ये एक स्पॉयलर का रोल प्ले करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को काटने के लिए। जिस तरह पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कि TRP ने नून लीग के वोट बैंक को बड़ी बुरी तरह से डेंट डाला था, तो आपकी जमात भी शायद वो जीतने से ज़्यादा तहरीक इंसाफ को हराने के लिए एक स्पॉयलर का रोल प्ले करने के लिए वजूद में आई है। नहीं सर, देखिए ना, आप किसी भी पर्सनैलिटी को जज करके ये कह सकते हैं कि क्या ये लोग संजीदा हैं या गैर संजीदा हैं। ना मैं जहांगीर खान तरीन को समझता हूँ कि वो गैर संजीदा हैं। आई कंसिडर हिम अ वेरी प्रॉपर पर्सन जो कि अपनी चीज़ों को बहुत एक डिज़ाइन के साथ बना के चलने का आदी इंसान है। अलीम खान अगेन या जो भी बाकी लोग आ रहे हैं, अभी तो ये जो पार्टी वो था चला था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू से दैट वर्ड। लेकिन देखें, पार्टी को बने हुए 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, तो हम एक पैटर्न के साथ इसको स्ट्रेंथ में लेके जाएंगे। और आपको आई एम टेलिंग यू, इंशाल्लाह अगले 1.5 महीने के बाद आप फिर किसी प्रोग्राम में मुझे लाजमी आप बुलाएंगे। सेलिंग पॉइंट क्या होगा आपका हुर्रम रोकड़ी साहब? इंतखाबात में आपके पास सेलिंग पॉइंट क्या होगा? हर पार्टी जब आती है वो उसके पास कोई फेसेस होते हैं कि वो अपने फेसेस को बेचती है। किसी भी आप पार्टी में देख लें, वहाँ फेस बिकता है कि पार्टी की जो क़यादत कर रहा होता है वो सेलिंग पॉइंट होता है, या आपके पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे आप सेलिंग पॉइंट बनाते हैं, या फिर आपके पास कोई लेगेसी होती है जिससे आप आवाम में जाके भेजते हैं। आपकी पार्टी क्या आवाम में लेके जाएगी? सेलिंग पॉइंट क्या होगा? आपकी पार्टी के जो हेड है जहांगीर तरीन साहब, वो डिस्क्वालीफाइड हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले नहीं सकते, वो वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में है नहीं है। क्या बेचेंगे आप इंतखाबात में जाके? सर, आज तक कौन क्या बेचता रहा है?
यानी हम इस चीज़ से भी तो निकले हैं ना कि जो हम एक नारा दे देते हैं कि हम ये बेच रहे हैं और हम आवाम को खड़ा करके एक और रास्ते, कोई नया पाकिस्तान बेच रहा है, को क्या बेच रहा है, इस बेचने के काम को भी किसी न किसी स्टेज पे हमने ख़त्म करना है। और दूसरा मेरे लिए क्या अहम है, मेरा अपने करैक्टर के साथ, मैं अपने विजन के साथ, मैं अपने किरदार के साथ आगे बढ़ूँ। 2023 है और हमने आज तक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात नहीं की है, हमने अपग्रेडेशन की बात नहीं की है, हमने इदारों को मुस्तहकम करने की बात नहीं की है, इस्लाहात लाने की बात नहीं की है। सेलिंग पॉइंट्स नहीं, दीज आर द एक्चुअल थिंग्स विच वी हैव टू डू। 55 से 70 हज़ार केसेस आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, कहाँ आपको इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ छोटी सी, कि अभी ये जो केयर टेकर सेटअप आया है उसके अंदर एक आईजी आपने बेहतर लगा दी और पुलिस कहाँ से चलते चलते बेहतर ऑफिसर्स के साथ ठीक होना शुरू हो गई है। हमारा सेलिंग पॉइंट नहीं सर, मैं ये कहूँगा कि हमें ज़रूरत है कंपैटिबल होने की दुनिया के साथ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमको फ्रांस बन जाएंगे या हम फर्स्ट वेव कंट्री बन जाएंगे थर्ड वेव से, लेकिन हम जो हैं हम अपने आप को असल शेप के अंदर तो लेके आए। सेलिंग पॉइंट आवाम के अंदर तो चाहिए होता है ना, आपने आवाम को कुछ तो दिखाना होता है कि भाई दिस इज व्हाट, कि ये हम लेके आ रहे हैं, इस वजह से आप हमें वोट दें। सेलिंग पॉइंट से मुराद ये है, आप वोट लेंगे तो आप जो आप सारी बातें कर रहे हैं इस्लाहात की, रिफॉर्म्स की, वो बात जब आप इक़्तिदार में आते हैं। सर गुजारिश सुनिए ना सर, गुजारिश सुनिए, कौन सा आज तक सेलिंग पॉइंट लेके आया, वोट लेके आया? क्या सेलिंग पॉइंट्स होते हैं सिवाय खोखले नारों के? हमने दिया क्या? देख लें पॉलिटिकल जो सेलिंग पॉइंट दे के आके 5 साल गवर्नमेंट के बाद, सर सुने, अब मैं फेसेस भी है ना, चेहरे भी दिखते हैं ना, नहीं है ना सर, गलत है ना, दुनिया पूरी कहां चली गई? सर सुने तो सही ना सर, हमने चूरन बेचने से ही बाज आना है। मैं तो इस चूरन बेचने वाले कैटेगरी का आदमी नहीं हूं कि मैं कल को झूठ बोल के चूरन बेच रहा हूं और कर रहा हूं और जो फ्रॉड कर रहा हूं। यहां पे जनाजे पड़े जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये कल मुझे वोट देगा। इस गंदगी की सियासत से किसी स्टेज पे तो हमने निकलना है। चले हम कैसे कहते हैं कि हम इसको कोशिश करेंगे। दूसरी चीज सर, अब आपके जवाब, पहला जो आपका क्वेश्चन है मैं सिंपली उसको आंसर करूं। पीटीआई का वोट बैंक है, हम लोगों ने जिंदगियां गुजारी पीटीआई के अंदर। पीटीआई के अंदर से खड़े होकर कोई इमरान खान बाय हिमसेल्फ आके उसने सारा कुछ नहीं कर दिया, ये उसकी टीम्स थी, लोगों ने मेहनत की। 9 मई के बाद इमरान खान ने खड्डे में डाल दिया अपनी पूरी पार्टी को। वो वोटर कहां जाएगा? वो बच्चा यूनिवर्सिटी का या वो लोग जो के चाहते थे कि कोई फॉर बेटरमेंट दे शुड डू समथिंग, क्या वो पीपीपी की तरफ जाएगा? क्या वो नून की तरफ जाएगा? नहीं जाते उधर वो। ये अब हमने अपने कैरेक्टर के साथ और हमने अपनी एग्रेसिव प्रोग्रेसिव मूवमेंट के साथ जो कि मुस्बित रखते हुए हम अपने उन लोगों के पास जाएंगे। हमारे कनेक्शन है। मसला यह है कि हमारे वो लोग हमारे भाई तो नून लीग की बी टीम समझा जा रहा है कि जिस तरह से आजकल खबरें चल रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करने के लिए, नून लीग के वुज़रा कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब से हमारा बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, हम उनसे पार्टनरशिप हो गई हमारी। सर क्यों ना हो, सर क्यों ना हो, सर क्यों ना हो। नवाज शरीफ को बीजेपी के हैं नजात, तकलीफ तो ये होती लोगों को, या वो उनको कंसर्न होता कि अगर नवाज शरीफ कहीं वो उधर जाके इंडिया में, अपना जहांगीर तरीन कहीं इंडिया में जाके मिल के वापस आके कहता कि मैं पाकिस्तान में ये कर रहा हूँ। क्यों ना मिले नवाज शरीफ से, क्यों ना मिले जरदारी साहब से? हम अपने मुल्क में क्या ये नफरतों का और ये जो हमने हक और बातिल का एक रख दिया है कि जी या आप एक्सट्रीम राइट पे हैं या एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं, इसका खात्मा क्यों ना मिले? तो वो वोटर नहीं मिलना चाहिए। वो वोटर खुर्रम रोकड़ी साहब, वो वोटर पीटीआई का कि जिसको आप पिछले 5-10 साल ये समझाते रहे कि ये लोग हैं जो आज मुल्क की तबाही के, मुल्क के वसाइल के जिम्मेदार है, मियां नवाज शरीफ एंड बाकी पॉलिटिशियंस की मैं बात कर रहा हूँ। आज जब आप उन्हीं के साथ जाके बैठेंगे, बोलेंगे नहीं यही मसीहा है पाकिस्तान के, ये ठीक है, तो वो वोटर कहाँ जाएगा फिर? वो तो कंफ्यूज होगा, क्यों आएगा? सर नहीं, वोटर को भी हमने क्लैरिटी में लेके आना है। मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं कि इमरान खान से बढ़कर करप्शन किसी ने नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि गोगी से बढ़कर नेटवर्क किसी का नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि शहजाद अकबर और इन सारों का नेक्सस जो था वो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट था पाकिस्तान के लिए। तो फिर ये भी कोई सुन रहा है बात को? हमारा जो वोटर है वो तो कंफ्यूज कर दिया गया। हमारा जलसा जो है वो सिवाय मिलाइन करने के, इल्जामात लगाने के और तमाम यूथ को हमने गैर संजीदा करके ठट्ठा लगाना, इसकी तहकीर करना, छोटी ज़हनियत के अंदर ले आए हैं। आखिर किसी स्टेज पे आपको, हमको, मीडिया को, स्टेक होल्डर्स को बैठ के इस कौम को सोबर करना है कि नहीं करना? हमारी कोशिश हम तो 5 साल पहले से आप जिस पार्टी में थे आपको वहां भी समझाते रहे कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। आपको 5 साल बाद समझ आए, हम आपको 5 साल पहले ये कहते हैं ठीक नहीं है। सर देखे ना,
आप कहते रहे सर, आपको तो मैं फिर कहूंगा कि आप लोगों को क्रेडिट जाता है, हम तो बीच में थे ना सर, बीच में रह के भी हम कोशिश करते रहे कि तमाम चीजें ठीक हों, क्योंकि हम जिसके साथ आदमी चल रहा हो उसकी कम से कम उसके साथ इतना तो हो कि उसको ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन आई एम वेरी होपफुल, हमें सर करना यह है जो एक नेगेटिव। ठीक है सर, मेरे साथ रहेगा माजद खां इंटरप्ट करने के लिए। हमें मोहम्मद मालिक साहब ने ज्वाइन किया है, उनका एनालिसिस भी शामिल करते हैं प्राइम में, जरा फिर आगे भी बढ़ते हैं, मजीद भी आप हमारे साथ रहेगा। मालिक साहब, एक नई पार्टी पंजाब में बन गई, यानी अज़र अभी तो पंजाब सेंटर की लग रही है, बनी नेशनल लेवल की ये पार्टी है, लेकिन अभी ज़ाहिर है इस पर पंजाब के अलावा KP से, सिंध से, बलूचिस्तान से कोई ऐसे काबिल ज़िक्र शख्सियात ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। ये इस पार्टी का मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है? और दूसरा, PTI को कितना डेंट ये डाल सकेगी पंजाब के अंदर, और जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो उसे आप किस तरह से बदलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, PTI के तो जितने डेंट हैं वो तो फ्रैंकली PTI ने अपने खुद ही डाले हुए हैं, उसमें किसी ने क्या डेंट डालना है, वो तो सेल्फ डेमोलिशन प्रोसेस में गई हुई है PTI। लेकिन अभी दो मसले होंगे इस पार्टी को, सही या गलत। परसेप्शन बड़ा स्ट्रांग है कि किंग्स पार्टी है जो बनाई गई है, जिस तरह पेट्रियट्स बने, जिस तरह दूसरे भी ग्रुप्स बने, बाप पार्टी बनी, दूसरी बनी। एक तो ये परसेप्शन देखना है कि किस तरह डील करते हैं, और दूसरा इसके जो पॉलिटिकल, अभी तो पावर पॉलिटिक्स चल रही है समझ, पॉपुलर पॉलिटिक्स में अभी बड़ा फासला है। पॉपुलर पॉलिटिक्स इस वक्त देखेंगे कि PTI, खान साहब का तो हमें नजर आ रहा है कि इमरान खान को तो हर कीमत पे रोका जाएगा, चाहे डिस्क्वालीफाई हो, चाहे इम्प्रिजन हो, जो भी हो। PTI किस फॉर्म में रहती है डिपेंड करता है कि PTI की क़यादत मॉडरेट हाथों में आती है या नहीं आती, और फिर PTI उस वक्त इलेक्शन के वक्त क्या इशू होगा। देखें, ये जो लोग बार बार बात कहते हैं ना कि जी देखें खान साहब अपनी जगह है, वोटर अपनी जगह है, इलेक्शन डे की डायनामिक्स अपनी होती है। एग्जैक्टली, इलेक्शन डे पूरा आधा इलेक्शन डे के ऊपर आपने लड़ना होता है। में तो कुछ इलाकों में लोग खुद आ जाएंगे, रूरल में, सेमी रूरल में वोटर को लाना है, पहुंचाना है, चीजें करनी है, तो इतना सिंपल नहीं होता कि खाली वोट बैंक से आप इलेक्शन नहीं जीतते। सो मुझे तो ये लग रहा है कि PTI ये जो इस वक्त द वे इट सीम्स राइट नाउ, जैसे आपने कहा पंजाब सेंट्रिक पार्टी है, और इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ये एक बैलेंसिंग फैक्टर भी डाला जाएगा। अगर से नजर ये आ रहा है कि पंजाब भी पुराने वाला फॉर्मूला चलता है, सिंध जरदारी साहब के पास, पंजाब शरीफ फैमिली के पास, बलूचिस्तान मिक्स बिटवीन PMLN एंड 2-3 पार्टीज, KP में हो सकता है वो PTI को लीड रोल दे दें कोलिशन के साथ, और सेंटर में भी कोलिशन बनेगी। लेकिन पंजाब के अंदर अब ये देखिए कि अगर तरीन ग्रुप ने सीट्स लेनी है तो ये सीट्स कौन सी वाली हैं? क्या ये PTI की सीट्स हैं? डजंट लुक लाइक इट। और क्या PMLN के अंदर से इनको शेयर मिलेगा, कैसे होगा? बड़े इंटरेस्टिंग बयान आ रहे हैं सीट एडजस्टमेंट्स के जी PMLN, तो सीट एडजस्टमेंट से कोई भी अपनी मर्जी से नहीं करता ना, वो फिर करवाई जाती हैं। मेरा ख्याल है अभी इट्स अ बिट प्रीमेच्योर टू सी। अभी हमें परवेज खटक साहब का नहीं देख रहे हम कि किधर बैठ रहे हैं, किधर नहीं बैठ रहे, वो बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा। शाह महमूद का क्या होगा? अब शाह महमूद तो इनके साथ नहीं चल सकते, तरीन साहब के साथ। वो तो आज यही कहते हैं कि इन्होंने इलेक्शन भी मुझे हरवाया था, और इन्होंने जिस बंदे ने उनको हराया पंजाब में, उसको मुल्तान में, उसकी कैंपेन भी वो कहते हैं कि जी इन्होंने फंड की थी। सो ये तो नॉन स्टार्ट हकीकत भी आई, हकीकत भी है। सो आई थिंक प्रवेश खटक वाला अभी हम देख रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी इट्स अ बिट अर्ली। तो मलिक साहब, ये इंतखाबात भी आपको अक्टूबर या नवंबर में होते हुए नजर आ रहे हैं, या एक राय ये भी है कि शायद ये मामला असेंबली की मुद्दत बढ़ा के या एक तवील के टेकर सेटअप के साथ जो है वो चला जाए, फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में चला जाए? क्या आपको लग रही है? मेरा जो अपना असेसमेंट है, जो हम बातें सुनते हैं इस्लामाबाद में कुछ ऑफ द रिकॉर्ड ही होती हैं, और कि ऐसी मुलाकातें हो रही जहाँ पे टेलीफोन भी नहीं आप कमरे में रख सकते, तो जब वहाँ की आप बातें इस तरह की सुनते हैं तो मुझे तासुर ये मिलता है कि इलेक्शन का इमरान खान के डिस्क्वालिफिकेशन रादर या इनकार्सरेशन, सजा और कैद, इससे गहरा ताल्लुक। और 2-3 तो चीज़ें हमें समझ आ गई हैं जब आपने फॉर्मेशन कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस का जब इलामिया आया और उसके बाद आपने गवर्नमेंट की टोन देखी, तो अब ये एक बड़ी सीरियस पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि इमरान खान का अंडर आर्मी एक्ट भी ट्रायल हो सकता है। और अगर अक्टूबर से पहले आपको रिजल्ट चाहिए तो वो मिलिट्री कोर्ट से तो मिल सकते हैं, वो सिविलियन कोर्ट से नहीं मिलेंगे। तो दूसरा
अरे एक बात मैं खत्म कर दूं, अगर आर्मी कोर्ट से हुआ तो फिर समर वो 3, 4 या 5 साल की सजा अनाउंस नहीं होगी, वो फिर कम से कम काफी बड़ी सजा अनाउंस होगी। तो वो फैक्टर मेरे ख्याल में बहुत क्रिटिकल है। 16 सितंबर से पहले मुझे मियां साहब वापस आते नजर नहीं आते किसी भी कीमत पे, वो भी चीफ के रिटायर होने पे ही आएंगे सुप्रीम कोर्ट की चीफ। तो अभी बहुत से फैक्टर्स हैं जो फ्लूइड हैं। आई थिंक इट्स अ बिट अर्ली, ये हमें अब अगले चंद हफ्तों में जाके चीजें इस पे क्लैरिटी आएगी। थैंक यू सो मच वाली साहब, आपने ज्वाइन किया हमें। खुर्रम रोकड़ी साहब कंक्लूड करते हैं, अब बता दें कि मुलाकात कब हो रही है मियां साहब की जहांगीर तरीन साहब के साथ, ये हो भी रही है कि नहीं हो रही, वैसे स्पेकुलेशन है? या अभी तक सुन रहे हैं बात, आई थिंक ही हैज़ टू गो, लेकिन मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, बल्कि आपके इसके बाद मैं चेक करूंगा ताकि आगे जब कहीं बैठना हो तो मुझे पता हो जी। लेकिन दूसरा आई एम हियरिंग एज वेल। खटक साहब के बारे में क्या कोई क्लैरिटी है अभी तक? खटक साहब ने तो कल कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर वर्ड्स में मना कर दिया था कि मैं तो नहीं जा रहा पार्टी में भी कोई मेरा राब्ता नहीं है। सर खटक साहब इंशाल्लाह मेरी तो ज़ाती ख्वाहिश है कि खटक साहब ज्वाइन करें। खटक साहब मेरी चॉइस, यानी मैं कहूँगा क्योंकि नॉट हिम, इस पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारे उनके फ़वाइद हैं। खटक साहब बहुत सारे बेहतर काम कर सकते हैं केपी, और नॉट लोग समझते हैं कि खटक साहब का इन्फ्लुएंस सिर्फ केपी में है, पंजाब में और दूसरे सूबों में भी उनके अंदर ये खूबी है कि वो पॉलिटिकली मामलात को बहुत बेहतर हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो हम तो चाहेंगे कि वो यहाँ पे आएँ, क्योंकि उनका जो फ़ायदा नहीं उठाया गया पहले, उनको कर्टन के पीछे रखा गया, तो दिस इज़ द प्लेस फॉर हिम जहाँ पे आके वो अपना डिलीवर भी कर सकते हैं और हम भी उनसे फ़ायदा ले सकते हैं और वो फ़ायदा दे सकते हैं। सर वैसे वो फ़ायदा देने के लिए वो भी तैयार हैं, अभी तक तो आपकी ख्वाहिश है ना, ये वन वे एक है मामला, उनकी भी आपको है कोई ऐसी सुनगुन? आई थिंक सो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। नहीं खटक साहब, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं ना से ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सियासी जोड़ तोड़ के साथ एक और बड़ा अहम मामला है जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बड़ी फूट, बड़ी वाज़ेह दरार की वजह भी बन सकता है। और इस लड़ाई के साथ ही पाकिस्तान ने भारत के साथ नेगोशिएट करना है हाइब्रिड मॉडल के हवाले से मामला, और इस पर खबरें तो आ रही हैं कि भारत मान गया है श्रीलंका में मैच खेलने के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेगा वर्ल्ड कप जो कि भारत में होने जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर खेल हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में जहां सियासी जोड़ तोड़ का खेल अपने रूज पर है, वहां अब एक खेल की बुनियाद पर भी सियासी टकराव से हुकूमती कैंप में भी दरार पैदा होने का अंदेशा पैदा हो गया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसकी सरबराही की जंग ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को आमने सामने ला खड़ा किया है। पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और कयास के मुताबिक उनको मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का भी भरपूर आशीर्वाद हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी हैं, जिन्होंने बज़ाहिर नजम सेठी के नाम पर क्रॉस लगा दिया है और अपने ही दौर के साबिक चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ को एक बार फिर पीसीबी चेयरमैन बनाने की ठान ली है। और ये वो मुमकिन लड़ाई है जिसने एक बार फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान टकराव का डर पैदा कर दिया है। ये डर इसलिए भी ज़्यादा पुख्ता होता दिख रहा है क्योंकि गुज़श्ता कई हफ्तों से नजम सेठी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ते करने की कोशिशें कर रहे हैं जो ताहाल बेसूद साबित हुई हैं, जिसके बाद पीपल्स पार्टी से वाबस्ता वफाकी वजीर बराए बैन सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी ने भी नजम सेठी को मजीद तोसी न देने का फैसला करते हुए पीसीबी के अगले सरबराह के तौर पर ज़का अशरफ का नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा भी दिया है। इस धचके के अलावा वफाकी वजीर ने नजम सेठी की सरबराही में कायम अबूरी कमेटी को भी मजीद तोसी न देने का फैसला किया है। इस कमेटी को अप्रैल में 2 माह की मजीद तोसी दी थी जो 21 जून को ख़त्म हो रही है। इसके अलावा नजम सेठी के लिए एक मुश्किल ये भी है कि वो पीसीबी की एसोसिएशंस और क्लब्स ने भी उनके लिए खड़ी कर दी है, जिसकी जानिब से वज़ारत बैन सूबाई राब्ता को मुतअद्दिद शिकायत भेजी गई हैं, जबकि पीसीबी की अबूरी कमेटी ने अब तक की जाने वाली भर्तियों पर भी वज़ारत को कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ज़का अशरफ को पीसीबी का सरबराह बनाने का टास्क वफाकी वज़ीर एहसान मज़ारी को दे दिया है, जिसके बाद ज़का अशरफ भी मुतहर्रिक हो गए हैं। दूसरी जानिब पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने भी गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, ताहम ताहाल उनके मुस्तकबिल पर लटकी तलवार
नज़र आ रही है। पीपल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खड़ा होने वाला ये तनाज़ा इसलिए भी ज़्यादा तशवीशनाक है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आलमी सतह पर भी एक लड़ाई लड़ रहा है। जब एशिया कप के इनेकाद से मुतल्लिक पाकिस्तान और भारतीय बोर्ड में ठनी हुई है और इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत भी मशकूक निगाहों से देखी जा रही है। इस मुतल्लिक कुछ मुस्बत इत्तलात ये भी मौसूल हो रही है कि एशिया कप के लिए पीसीबी को के तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल पर भारत की तरफ से जो है रजामंदी ज़ाहिर कर दी गई है और इस पर देखते हैं कि भारत को भी श्रीलंका जो कि गैर जानिबदार मुकाम है वहाँ एशिया कप के मैचेस होंगे और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में किस तरह से शिरकत करेगा, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाक के वज़ीर बैन सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी ने, जो कि स्पोर्ट्स की जो है ज़रा इस वजारत को देख रहे हैं, क्रिकेट का मामला बराह रास्त वो डील कर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी की तैनाती के हवाले से भी। एहसान मज़ारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में इत्तेहादी जमातें हैं, एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, लेकिन पीसीबी के मामले पे दोनों जमातों के दरमियान ठन गई है और मुमकिन तौर पे तो ये भी लग रहा है कि शायद कल को दोनों के इत्तेहाद भी खतरे में पड़ सकते हैं। जिस तरह से नवाज शरीफ ने और जरदारी साहब ने पोजीशन ले ली है चेयरमैन पीसीबी के मामले पे, तो क्या ये हतमी है कि नजम सेठी साहब अब चेयरमैन पीसीबी नहीं होंगे और ज़का अशरफ साहब ही बनेंगे? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। देखिए जी, अर्ज ये कि जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो उसमें ये तय हुआ था कि जो मिनिस्टर जिस पार्टी के पास हैं तो उधर नॉमिनी उनके ही बंदे लगेंगे। तो पाकिस्तान लीडरशिप की तरफ से जो नॉमिनेट किए गए फॉर द स्लॉट ऑफ चेयरमैन पीसीबी दैट इज ज़का अशरफ साहब जी, और इंशाल्लाह ज़का अशरफ साहब ही बनेंगे जी। तो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई मुज़ाहमत नहीं आई इस मामले पे, क्योंकि स्पोर्ट्स के वजीर तो आप हैं लेकिन पैटर्न इन चीफ जो है वो तो वज़ीर-ए-आज़म खुद ही हैं, जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी है चेयरमैन पीसीबी के हवाले से। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ये पैटर्न चीफ बिल्कुल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई सामने कि जो उन्हें कहा हो कि यही कि अपना नजम सेठी साहब जो हैं पीसीबी के चेयरमैन बनेंगे। जो ऑफिशियल वर्जन है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, आप जरा उसको चेक करें, उसमें यही कहा गया है कि एशिया कप के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से बातचीत हुई है और इलेक्शंस के हवाले से बात हुई है। उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि जी आपको नॉमिनेट किया गया है एज चेयरमैन पीसीबी। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है क्योंकि सेठी साहब का और जो टेम्पररी मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं ये सेठी साहब और उनका जो बंदे हैं बाकी जो लोग हैं, इनका एक मैंडेट ये था, उनका सिंपल मैंडेट ये था कि आप डे टू डे फेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखें और आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रिजल्ट के। जब ये हमने 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहाल किया, ये तो भी सफा मतलब ये तो सरासर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे नामजद किया जाए कि जी आपने इलेक्शन करा, मैं खुद ही उम्मीदवार बन जाऊं। लेकिन एहसान मज़ारी साहब, आपने जो पीसीबी चेयरमैन के लिए वज़ीर-ए-आज़म को नाम भेजे हैं उसमें सिर्फ ज़का अशरफ साहब का नाम शामिल है या कोई और नाम भी है उसमें समरी में? नहीं जी, मैंने नाम जो होते हैं हमने समरी बिल्कुल महीना पहले पीएम साहब को भिजवा दी थी और चूंकि पैटर्न चीफ पीएम साहब ने हैं तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट की थी कि ज़का अशरफ साहब का नाम उसमें इंक्लूड किया था मैंने, ज़का अशरफ साहब का नाम मैंने रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, यानी आप लोग डट के हैं कि ज़का अशरफ ही अगले चेयरमैन पीसीबी होंगे। एशिया कप से मुतालिक भी मुझे ज़रा अपडेट कीजिएगा कि एशिया कप से मुतालिक हाइब्रिड मॉडल का मामला जो है उस पर खबरें सामने आ रही है कि भारत ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी है कि वो हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में यानी न्यूट्रल वेन्यू पे जाके मैचेस खेलेगा। क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? ये बिल्कुल जी, मुझे भी यही खबर है जैसा आपके थ्रू मीडिया के थ्रू मुझे भी आया। मैं पाकिस्तान में इस वक्त हूँ नहीं, पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो मैं उधर मुझे भी यही खबरें व्हाट्सएप पे रिसीव हुई हैं। कुछ आर्टिकल ज़रा दोस्तों ने भेजे हैं, जो आपकी मीडिया के दोस्तों ने भेजे। इसकी अभी इन्फॉर्मेशन तो मुझे कल ही पता चलेगी क्योंकि आज तो छुट्टी है, कल सुबह ही मैं इसको कंफर्म कर पाऊंगा कि अगर बाकी भारत इस पर राजी हुआ है कि नहीं हुआ। तो मुझे ये भी बता दें दूसरा कि भारत अगर राजी हो भी गया है, ये खबरें अगर दुरुस्त हैं कि वो श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल के तहत जाके न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान वहाँ जाके मैचेस खेलेगा एशिया कप के, तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत भी फिर न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगी, वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी। क्या उसके हवाले से पॉलिसी को बनी है? हम भी फिर स्टांस तो फिर ये तो जब वर्ल्ड कप आएगा फिर वो मैं आपको बेहतर पोजीशन बता सकूंगा, लेकिन मेरा जो अपना जाती राय, मैं अपनी जाती राय बता रहा हूँ। गवर्नमेंट जो है वो तो फिर ऑनरेबल पीएम साहब फैसला करेंगे भी क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि जब उनकी, मैं हमेशा ये कहता हूँ जब उनकी फुटबॉल टीम आ सकती है, हमारी फुटबॉल टीम जा सकती है, हमारी हॉकी टीम वहाँ जा सकती है, उनकी बेसबॉल टीम कुछ अर्सा पहले 4-5 महीने पहले आई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में खेल गई कॉम्पिटिशन और वो तकरीबन कुछ 30 बंदे का कॉन्टिंजेंट था वागा बॉर्डर पे थे। उसके बाद अभी कुछ महीना डेढ़ पहले उनकी ब्रिज की टीम आई थी, उनकी ब्रिज की फेडरेशन थी, वो आए रुके तकरीबन हफ्ता लाहौर में रुके, पीसी होटल लाहौर में, और वो कॉम्पिटिशन तो बहुत बड़ा, तो खेल के गया, बल्कि जीत के भी आए, वो जीते भी हैं। तो वो आ सकते हैं
तो क्रिकेट को हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है? आप खेलों को सियासत से दूर रखें, आए खेलें, क्योंकि सब आपको पता है सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना दुनिया में मैच देखा जाता है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है, क्रिकेट मैच। तो मेरी अपनी जाती रहे कि अगर इस तरह का हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान खेलेगा तो हम भी वर्ल्ड कप में हमें भी हाइब्रिड मॉडल पे, हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया इहसान मज़ारी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इस का ये कहना है कि भारत अगर पाकिस्तान में खेलेगा हाइब्रिड मॉडल के तहत, एशिया कप खेलेगा श्रीलंका में जाके न्यूट्रल वेन्यू पर, तो पाकिस्तान की हिकमत अमली भी यही होनी चाहिए और यही होगी कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में शिरकत हाइब्रिड मॉडल के तहत ही करेगा और पाकिस्तान भी अपने मैचेस वर्ल्ड कप के भारत में खेलने के बजाय किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलना चाहेगा। अब एक तनाज़ा जब पाकिस्तान ये डील कर रहा है भारत के साथ, ऐसे में पीसीबी के अंदर जो मामला चल रहे हैं, इक़्तिदार की जो रसाकशी चल रही है नजब सेठी और ज़का अशरफ के दरमियान, इस पर देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इसको पीपल्स पार्टी और नून लीग खुश तस्लूबी से तय कर लेती हैं या ये मामला दोनों बड़ी जमातों के दरमियान एक फूट का बाइस बन सकता है। आज की शो में इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।